मैं हूँ तेरा नावल बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। नाजरीन अपने कमेंट और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। भाई मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, वासे के दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज़ वापस जाना, हम वासे को अपने साथ लेकर आते हैं। आरजू वापसी के लिए तो आ गई थी पर उसका दिल नहीं मान रहा था वासे को ऐसे अकेला छोड़कर आने को। उसके आधे रास्ते में ही अब्बास को वापस चलने का कहती है आरजू, वो उसके दोस्त हैं, थोड़ा वक्त उन्हें भी गुजारने दो। वो बासी के साथ वैसे भी वापस तो तुम्हारे पास ही आना है। अब्बास उसे समझाने के बाद आखिर में शरारत से कहता है, नहीं भाई आप वापस चलें, मुझे प्लीज़, मुझे मज़ा नहीं आ रहा ऐसे। अगर बासी उनको साथ वक्त गुजारना है तो कोई बात नहीं, मैं वहीं बैठकर इंतज़ार कर लूँगी। आरजू फिर से ज़िद करती है। अब्बास और नौशीन उसे समझाने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर वो नहीं मानती, इसलिए मजबूरन उन्हें वापस गाड़ी रेस्टोरेंट की जानिब मोड़नी पड़ती है। वो तीनों वहां पहुंचे तो आगे का मंजर देखकर चकरा जाते हैं। आरजू को जिस बात का डर था वही हो रहा था। वासे नशे की हालत में अपने दोस्तों से लड़ रहा था और उसके दोस्तों के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर आरजू का भी गुस्से से मीटर शार्ट हो जाता है। पर उस वक्त वासे को रोकना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए आरजू अपने गुस्से को साइड पर रखकर वासी को रोकने के लिए उनके पास जाती है। पर वासे के अचानक गिलास फेंकने पर वो गिलास सीधा जाकर आरजू के सर पर जा लगता है और देखते ही देखते सारा फर्श आरजू के ब्लड से लथपथ हो जाता है। और वासे का तो घूमता सर मजीद घूम रहा था और अपनी बहन का खून बहते आवाज दे पाँव से कांपने लगते हैं, जबकि दूर बैठे ये लोग मंजर देख कर वीडियो बनाने लगते हैं। आरजू सबसे पहले नौशीन होश को आता है और जो भागकर आरजू के पास जाकर उसके सर पर अपने घुटनों पर रखती है। आरजू तुम ठीक हो, प्लीज़ आंखें खोलो, अपनी देखो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे, प्लीज़ आंखें खोली रखो। अब्बास वासे को क्या कर रहे हो तुम दोनों, प्लीज़ इसे अस्पताल ले चलो। आरजू को होश मिलाने के बाद वो अब्बास और वासे को भी आवाज़ें दे रहा था, कुछ सुन नहीं रहे थे। अब्बास प्लीज़ इसे ले चलो वरना ये मर जाएगी, नौशीन बेबसी से चीखती है, जिस पर अब्बास भी होश में आ जाता है और कांपते जिस्म के साथ आरजू के पास आता है। इसे अस्पताल ले चलो जल्दी। उसको इतनी आहिस्ता आहिस्ता देख कर नौशीन फिर से चीखती है तो अब्बास खुद को संभाल कर आरजू के पास आता है। उसकी हालत देखकर अब्बास की हालत रोने वाली हो गई थी पर मुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाकर वाजू को अपने पाँव बाजों में उठाकर बाहर की जानिब भागता है। नौशीन भी उसके साथ ही जाती है, जबकि वासी उसके दोस्त वहीं खड़े रह जाते हैं और उसके दोस्तों को अंदाज़ा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, इसलिए वो खुद शाक की कैफियत में थे। जबकि वासी तो होश ही नहीं था किसी चीज़ का, उसके साथ बहुत बुरी तरह घूम रहा था और देखते ही देखते वो भी ज़मीन बोस हो जाता है। आरजू का इलाज शुरू हो चुका था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर्स का कहना था कि सर पर कांच लगने की वजह से खदशा है कि वो कोमा में जा सकती है और जान से भी या उसकी याददाश्त भी जा सकती है। ये सब अल्लाह के हाथ में है। अस्पताल आते ही अब्बास अपने होश गंवा बैठता है। उसकी लाडली बहन आज मरने के मुकाम पर और वो इतना बेबस है कि कुछ कर भी नहीं सकता। नौशीन उसे सहारा दे देकर अब खुद भी हिम्मत हार गई थी। उसे भला आरजू से कोई रिश्ता नाता ना भी हो, आरजू एक अलग ही लगाव हो गया था जिसकी वजह से उसके हाल पर देखकर नौशीन के दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। इन सब के बीच वो दोनों वासी को बिल्कुल फरामोश कर बैठे थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि वासी कैसे और कहाँ है, और उन्हें उस वक्त बस आरजू की फिक्र थी जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अपने गांव में इन दोनों को घर वालों की सूरत हाल बताने का भी होश नहीं रहा, जबकि मुजम्मल साहब बार बार उसे फ़ोन कर रहे थे। अब्बास फ़ोन उठाकर अंकल को बता दो, वो सब परेशान हो रहे होंगे। आखिरकार नौशीन को ही बोलना पड़ा, अगर वो यहाँ आ गए तो उन्होंने आरजू की हालत देख ली तो टूट जाएंगे। कमज़ोर सी आवाज़ में जवाब देकर अब्बास अपना ही फ़ोन बंद कर देता है। उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने बाप को अपनी लाडली बेटी की हालत बताने की, लेकिन उन्हें बताना ज़रूरी है कि तुम मुझे फ़ोन दो, मैं बात करती हूँ अंकल से। नौशीन उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है पर अब्बास वैसे ही बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। और नौशीन मुजम्मल साहब को फ़ोन करती है, हेलो अब्बास, कहाँ हो तुम सब? कोई एहसास नाम की चीज़ है कि नहीं? कब से फ़ोन कर रहा हूँ तुम सबको, फ़ोन उठाते ही नहीं और गुस्सा और परेशान हो गए थे। अंकल आरजू का एक्सीडेंट हो गया, हम अस्पताल में हैं। मुजम्मल साहब जो अब्बास के मोबाइल पर नौशीन की आवाज़ सुनकर हैरत ज़दा हो गए थे और उसकी दूसरी बात सुनकर गिरते गिरते बचते, कुकू कैसी है मेरी बच्ची, कौन से अस्पताल में? तुम लोग वो खुद को बमुश्किल संभाल कर सवाल करते हैं। उस वक्त उन्हें हिम्मत से काम लेना था, टूटने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, वो आप आ जाइए, आप फिर आप सबको बता दूंगी। नशीन बोलकर फ़ोन रख देती है और उन्हें एड्रेस भेजकर वापस अब्बास के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ ही वक्त गुजरा था कि डॉक्टर कमरे से बाहर निकले थे, जिन्हें देखकर अब्बास की हिम्मत नहीं होती उनसे कुछ पूछने की, इसलिए नशीन खुद ही डॉक्टर के पास जाकर उनसे बात करती है। अगर आज नशीन ना होती तो न जाने क्या होता। अब्बास तो अपना होश ही नहीं
था वो कैसे कुछ मैनेज करता। डॉक्टर आरजू कैसी है अब देखिए, कांच उनके सर में और आंख के पास भी लगे हैं। हमने ऑपरेशन करके कांच तो निकाल दिए हैं पर अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं आई। वैसे एक मौजज़ा यह है कि वो अभी तक ज़िंदा है, वरना उनकी जो कंडीशन थी उसमें लोग मौके पर ही मर जाते हैं। बट शी इज़ ब्रेव गर्ल, लेकिन अभी वो ख़तरे से बाहर नहीं आई। पर आप दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए, वरना उनको कोमे में जाने के चांसेस हैं। ये शायद वो अपनी मेमोरी खो दें। नौशीन के पूछने पर डॉक्टर अपने सारे हादसात उनके सामने रखते हैं, जिसे सुनकर नौशीन को रोना आता है और अभी वो रो नहीं सकती थी। आखिर सब कुछ तो वो संभाल कर बैठी थी। अभी वो डॉक्टर से मज़ीद बात करती कि वहाँ परेशान से मुजम्मल फ़ारूकी अपनी बीवी और भाभी और भाई के साथ वहाँ पहुंचकर बेचैनी से आरज़ू की हालत के मुतालिक पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर उन्हें वही बातें बताता है जो नौशीन को बताई थी। जिसे सुनकर हुदैजा बेगम के रोने में मज़ीद रोनाई आ जाती है और मुजम्मल साहब का चेहरा तो जब से सुर्ख हो गया था। वो किस तरह खुद को रोने से रोके हुए थे ये सिर्फ वही जानते हैं। ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर के जाने के बाद मुजम्मल साहब नौशीन और अब्बास से पूछती हैं, जबकि उनके लहजे में कुछ ऐसा था कि नौशीन को अचानक ही उनसे डर लगा था। पर फिर भी हिम्मत करते वो बताना शुरू करती है, क्योंकि अब्बास की हालत देखकर उससे तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। बाकी सिर्फ वहाँ नौशीन ही बची थी। वो अंकल हमजा वासी के बर्थडे पार्टी कर रहे थे। जब आहिस्ता आहिस्ता करके नौशीन और उनके कुछ सारा बताती, जिसे सुनते मुजम्मल साहब गुस्से से मुठ्ठियाँ पींच लेते हैं, जबकि बाकी सब कुछ हैरान थे। यार आरजू को वासी की इतनी फिक्र क्यों थी जो उसके लिए वापस रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ वासे वहाँ कहाँ है? मुजम्मल साहब गुस्से से पूछते हैं। मैं नहीं जानती अंकल, हम उसे रेस्टोरेंट में ही छोड़कर आए थे। नौशीन सर झुकाकर जवाब देती है। पर आरजू वासी का क्या ताल्लुक है जो आरजू वासी के लिए इतनी परेशान थी? मुजफ्फर फारूकी आरजू के ताया अबू की बात पर अटके थे। बदकिस्मती से वो शोहर है आरजू का। मुजम्मल साहब की बात पर हुदैजा बेगम भी हैरान रह जाती है। आखिर वो भी तो ला इल्म थी। क्या तुम पागल हो गया मुजम्मल? वो आखिर आरजू का शोहर कैसे हो सकता है? मुजम्मल मुजफ्फर फारूकी गुस्से से पूछते हैं। प्लीज़ भाई, आपको सब बाद में बात बता दूंगा, बस फिलहाल दुआ करें कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतनी देर में पहली बार मुजम्मल साहब की आंखें नम हुई थी, जिन्हें देखकर सबको तकलीफ हो रही थी। और उनके बड़े भाई आगे बढ़कर उन्हें गले लगाकर तसल्ली देते हैं। वासे को जब होश आया तो नरम से बेड पर लेटा हुआ था और उसका सारा भी दर्द से फटा रहा था और उसकी नज़रों के सामने अपने हाथ पर पड़ती है जिसमें ड्रिप लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वो कहाँ है। पूरी तरह होश में आते आते उसे सब याद आ गया, जिसे याद करके झटके से बेड से होता है, जिससे उसे सर में दर्द की टीस उठती है। पर अब वो उसे परवाह नहीं थी। उसकी सारी सोचें सिर्फ आरज़ू तक की थी। वो कैसी थी, वो कैसी होगी? तुझे वासी तुझे होश आ गया तो ठीक तो है ना? उसका एक दोस्त जो कमरे में वासी को चेक करने आया था, उसे होश में देखकर उसे पास बैठे खुशी से पूछते हैं, हाथ मत लगाना मुझे, ये सब सब की वजह से हुआ है। तुम सब की वजह से मेरी आरज़ू को इतनी चोट लग गई। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम सबकी जान ले लूँगा। वासी गुस्से से उसके हाथ को झटक कर अपने हाथ में लगी ड्रिप उतार कर बेड से खड़ा हो जाता है। उसके कदम थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाते हैं पर इग्नोर करता है। वासी, तेरी तबीयत ठीक नहीं यार, प्लीज़ थोड़ी देर आराम कर ले फिर चले जाना, उसका दोस्त बेबसी से कहता है। पर वासे उसकी एक भी सुने बगैर कमरे से बाहर निकल जाता है, जबकि बाहर बैठे उसके बाकी दोस्त उसकी हालत से में बाहर निकलते देखकर उसे रोकते हैं। पर आज वो किसी की भी नहीं सुनता। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है शेरी, तूने कहा था ना ये सब करने से बस वासे और आरजू के बीच गलत फहमियाँ पैदा होंगी और वासे वापस हमारे पास आ जाएगा। हमारी अयाशियाँ वैसे ही शुरू हो जाएंगी जैसे पहले थी। पर उल्टा हो गया। वासे के जाते ही उसका एक दोस्त सारा इल्ज़ाम शेरी पर लगा देता है और हकीकत भी यही थी कि ये सब प्लान भी उसका था। वो सब लोग आरजू के आने पर वासे में आती तब्दीलियां देख चुके थे और उन्हें डर था कि उसे अगर वासे पूरी तरह बदल गया तो उनकी अयाशियाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनके खर्चे जो वासी ने उठा रखे थे। पर उनकी एक गलती की वजह से आज आरजू इस हाल में पहुंची थी। वासे लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर चल रहा था। उसे मालूम भी नहीं था कि आरजू कौन से अस्पताल में है, ना ही उसके पास कोई फ़ोन उठा रहा था जिससे वो एड्रेस पूछ लेता। और वैसे भी लड़खड़ाते कदमों से चलता ज़मीन पर रोड पर आ जाता और उसे कोई होश नहीं था। वो बीच रोड पर चल रहा था जहाँ आती हुई गाड़ी बैठे उसे लोग साइड में हटने की आवाज़ें दे रहे थे, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वैसे ही चलते हुए जा रहा था जब एक गाड़ी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और अमजद गाड़ी से निकलकर उसके पास आता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह अमजद उसकी हालत देखकर ठीक नहीं। वो आरजू, उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, जबकि उसके मुंह से आरजू का नाम सुनकर अमजद को थोड़ी हैरानी होती है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, मुझे अभी पापा का कॉल आया था, आरजू का एक्सीडेंट हो गया है, मैं भी अस्पताल जा रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। तुम लोग तो पार्टी कर रहे थे ना? अमजद उसे बताकर आखिर में सवाल करता है। वो सब
बाद में बता दूंगा, मुझे आरजू के पास ले चलो प्लीज़। वासी की बेचैनी और परेशानी देखकर अमजद को अब शक होने लगता है, पर अभी वाकई आरजू के पास जाना ज़रूरी था, इसलिए वो उसे गाड़ी में बैठने का बोलकर उसके लिए अस्पताल लेकर चलता है। कि देर के बाद वो दोनों अस्पताल में मौजूद थे, जहाँ सब परेशानी के आलम में बैठे आरजू की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे थे। जब वासे उन्हें देख जल्दी से उनके पास आता है। मेरी आरजू कैसी है, उसकी बेचैनी से पूछने पर सब उसकी जानिब मुतवज्जो होते हैं और उसे देखकर मुजम्मल साहब आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारते हैं। बाकी सब के भी चेहरे गुस्से और नफरत के तासुर में आ जाते हैं। मार गई आरजू, तुमने मार दिया मेरी बेटी को। मुजम्मल साहब के अल्फाज थे कि या थोड़े जो सीधे वासी के सर में लगा था। आप झूठ बोल रहे हैं। वासी थप्पड़ को बुलाए मुश्किल से अल्फाज मुंह से निकालता है, नहीं मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, तुमने मार दिया मेरी बच्ची को। मुजम्मल साहब आप न जाने क्यों इतने संगदिल बन गए थे, जो उसकी हालत की परवाह किए बगैर उसे इतने सख्त अल्फाज बोल रहे थे। मम्मा मैंने नहीं मारा। वासे नफ़ी में सर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए वापस बाहर की जानिब भाग जाता है, जबकि कोई और रोकने की कोशिश नहीं करता। उसको उस वक्त सिर्फ आरजू की पड़ी थी। अलबत्ता नौशीन वासे को इस तरह टूट देख तकलीफ महसूस कर रही थी, पर फिलहाल वो भी उसके पीछे नहीं जाती। वासे भागते भागते सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया था। उसके कानों में सिर्फ मुजम्मल साहब के बोले अल्फाज गूंज रहे थे, मर गई आरजू, तुमने मार दिया मेरी बेटी को। हर तरफ से यही अल्फाज उसके कानों पर हाथ रखे जोर जोर से चीखता है, मैंने नहीं मारा अपनी आरजू को, मैंने नहीं मारा। वो चीख चीख कर सबको बता रहा था कि उसने उन्हें नहीं मारा और अपनी आरजू को, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। लोग उसे पागल समझकर इग्नोर करके आगे बढ़ रहे थे और वही रोते हुए सड़क पर बैठा चला जाता है। एक एक करके उसकी आंखों में आंसू आरजू के साथ बताए सारे पल किसी फिल्म की तरह चलने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरते में बेमोल होते जा रहे थे। रोते रोते उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसकी मालिक गाड़ी से निकलकर थोड़ी दूर खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद सिग्नल की वजह से गाड़ी से बाहर निकलकर बात कर रहा था। उस गाड़ी को देखकर वासी अपनी जगह से उठता है और तेज तेज कदम उठाकर उसकी तरफ जाता, बगैर किसी की परवाह किए पराई गाड़ी में मज़े से बैठकर गाड़ी भगा ले जाता है। जबकि गाड़ी की का मालिक ये मंजर देखकर चोर चोर बोलता उसके पीछे भागता है, पर वासी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर बहुत आगे निकल गया था। सुनसान सड़क पर रश ड्राइविंग करते हुए वो मुसलसल अपने माथे पर पसीना साफ कर रहा था। उसका जिस्म पूरा खौफ से काम रहा था। उससे ड्राइविंग भी नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, पर उसे होश कहाँ था। आज उसने अपने हाथों से अपनी पहली मोहब्बत, अपनी शरीके हयात को मार दिया, जिसके साथ वो भी जीने के ख्वाब देखना शुरू हुआ था। आज वो अपने हाथों से सारे ख्वाब पूरे होने से पहले ही खत्म कर आया था। आज वासे दुरानी ने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत खो आया। नहीं, आरजू के बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। मुंह में बड़बड़ाते हुए वो अपनी आंखों को नमी साफ करके गाड़ी की स्पीड मजीद तेज़ करता। मुसलसल आंखों के नम होने का आगे का सारा मंजर धुंधला जाता था। उसे पता ही नहीं चलता कब गाड़ी इनबैलेंस हो जाती है और सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। आरजू आंखें बंद होते ही अभी भी उसकी आंखों के आगे सिर्फ आरजू का खून में लथपथ वजूद ही नजर आता है। तभी वो खुद से होश और खर से बेगाना हो जाता है। आज मोहब्बत के रास्ते पर चलते इन दो मुसाफिरों को उनकी मंजिल मिल ही गई। मौत की सूरत में 8 माह बाद दुबई के एयरपोर्ट पर कदम रखते ही एक सर्द हवा का झोंका उसे छू कर गुजर जाता है। एक जानी पहचानी सी खुशबू, एक अपनायत का एहसास, किसी अपने के आस पास होने का एहसास। उसका दिल जोर से धड़कता है। हवा से दुरानी, आपने मुझे ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ मुझे किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता। मुझे अपना आदी बनाकर आप मुझे छोड़कर इतना दूर चले गए। 8 माह बाद मैं भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जिंदा भी हूँ कि आपके लिए मर गई। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से नफरत नहीं की, पर आज मैं दिल से ये एतराफ़ करती हूँ कि मुझे वासिद दुरानी से सख्त नफरत है और अब कभी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अगर वो मुझे भूल गए तो अब से मुझे भी याद नहीं। कुछ अनजान चेहरों के बीच अपना सामान उठाकर एतमाद से चलती वो दिल में उससे बातें करती जा रही थी। 8 माह वासी के इंतज़ार में गुजार कर अब वह थक चुकी थी। अगर वो शख्स उसे भूल गया तो वो क्यों याद रख कर अपनी ज़िंदगी का रोक बना ले। आज आपकी हर याद, हर निशानी पीछे छोड़कर मैं यहाँ से अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगी, जहाँ सिर्फ आरजू फरूकी होगी और कोई नहीं। अपने सामान को गाड़ी में रखकर वो गाड़ी में बैठकर एक नज़र एयरपोर्ट को देखकर सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद लेती है। अब्दुल्ला भाई एयरपोर्ट पर किसी का इंतज़ार करते हुए उसे न जाने कैसा एहसास होता है। कोई धुंधला सा अक्स उसकी आंखों के आगे आकर उस बेचैनी में मुब्तला है, जबकि अचानक ही पीछे से कोई लड़की उसे पुकारती हुई भागकर उसके सीने से लग जाती है, जिस पर वो होश में आते मुस्कुराकर उसके गिर्द बाजू को फैला देता है। भाई की जान, इतनी देर कर दी, कब से इंतजार कर रहा था। उसके माथे पर बोसा देते प्यार से शिकवा किया जाता है। भाई वहाँ
पर ना मुझे एक दोस्त मिल गई थी तो उससे बातों में देर होगी। वो इशारे से उसे थोड़ी देर दूर एक जगह पर बताती है जहाँ उसे उसकी दोस्त मिली थी। चलो आप चलो घर चलते हैं, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। उसके सर पर हल्की सी चिपत लगाकर उसके हाथ से सामान लेकर अपने साथ लिए वो एक गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाते हैं। पर गाड़ी में बैठते ही उसे फिर से वही बेचैनी होने लगती है। ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अपने सीने को मसलते हुए वो सोचता है, क्या हुआ भाई, आप ठीक हैं? उसकी बहन उसे देख परेशानी परेशानी हो जाती है कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। बेबा मुश्किल अपनी बेचैनी को छुपाकर वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। खैर से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अपने अपार्टमेंट में कदम रखते ही फ़ोन पर अब्बास की कॉल देखकर आरजू बेदिली से कॉल उठाती है। जब आगे से परेशानी से सवाल पूछा जाता है, हम पहुंच गई, रखाई से जवाब देती है। अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करती है। मम्मा पापा अभी से बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें। अब्बास की बात सुन आरजू थकी थकी सी सांस लेती है। सोफे पर टेक लगाकर बैठकर आंखें बंद कर लेती है। उनसे कहें मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं, मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं। अगर 8 माह पहले वो झूठ ना बोलते तो आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। आरज़ू की आंखों के आगे 8 माह पहले का वो मंजर आता है जब होश में आते ही उसने वासे को पुकारा था और उसके पापा ने उससे झूठ बोला था कि वासे भाग गया है, कि ये जबकि ये तो उसे मालूम हुआ था कि वासे क्यों भागा था। आरज़ू पापा उस वक़्त परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आई थी उस वक़्त कि क्या करे। अब्बास बाप की सफाई पेश करता है, उनकी वक्ती परेशानी ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि मैं बेबस होकर रह गई हूँ, कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी दिल चाहता है कि मैं इस वक्त बचती ही ना मर जाती तो आज इस तकलीफ़ में ना होती, पर इस नाशुक्री पर मैं खुद ही गुस्सा गुस्सा आता है। उसकी बातों से दूसरी जाने बैठे अब्बास की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसे आज भी पछतावा होता है कि काश वो उस वक्त वासे को न जाने देता तो आज सब ठीक होता। खैर मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, अल्लाह हाफिज़। उसके पास जब कोई मज़ीद बात करने को कुछ नहीं बचता तो थकन का बहाना बनाकर फ़ोन रख देती, जबकि फ़ोन रखते ही टप टप करके आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते चले जाते। वो हमेशा मुझसे कहती कि अब वो नहीं रोएगी, पर हमेशा अपनी बात भूल जाती है। ज़ाहिर है कि अब आंसुओं पर भी भला किसका इख्तियार होता है। वासे आप जहाँ भी हैं प्लीज़ वापस आ जाएं, देखें मैं ज़िंदा हूँ, पर अगर आपने आने में मज़ीद देर की तो मैं सच सच सचमुच में मर जाऊँगी। थोड़ी देर पहले वासे के लिए नफ़रत का इज़हार करने वाली आवाज़ें के लिए बिलक बिलक कर रो रही थी, उसे पुकार रही थी, पर गुजरे 8 माह की तरह आज भी उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था।